नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारत वास्तु सॉल्यूशंस पे। मित्रों, आज हमारा पहला अध्याय शुरू हो रहा है और आज अध्याय का जो पहले अध्याय का विषय है वो है प्लानिंग, आपके घर का मानचित्र। वास्तु के अनुसार आप अपने घर का मानचित्र कैसे बनवाएं, किस तरह बनवाएं, किससे बनवाएं, आर्किटेक्ट से बनवाएं, वास्तुशास्त्री से बनवाएं या ज्योतिषी से बनवाएं। तो मित्रों, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग और देखते हैं मानचित्र कैसा होना चाहिए। पर एक बात यहां पे ये कर लेते हैं, सबसे बेस्ट कौन है, आर्किटेक्ट सबसे बेस्ट है या वास्तुशास्त्री है या ज्योतिष है। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ज्योतिष से कोई मतलब नहीं मकान के निर्माण से। वास्तुशास्त्री को सिर्फ वास्तु आता है, इसलिए वह आपके घर का दिशा और यह चीजें तो बता सकता है, पर वो यह नहीं बता पाएगा टेक्निकल पॉइंट से, वह नहीं बता पाएगा कि आपके मकान को किस तरह प्लानिंग की जाए। वह यह नहीं बता पाएगा कि बेडरूम से लॉबी को किस तरह कनेक्ट करना है, टॉयलेट को घर के अंदर किस तरह कनेक्ट करना है, ड्राइंग रूम को किस तरह कनेक्ट करना है। वो सिर्फ दिशा बता पाएगा और आपको ऊर्जा बताता रहेगा। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा आर्किटेक्ट। क्यों होगा आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट को ही वास्तु का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों उसको वास्तु और ज्योतिष दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आर्किटेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट क्यों रहेगा? वह इसलिए रहेगा क्योंकि आर्किटेक्ट डिग्री लेकर के, शिक्षा लेकर के बना हुआ एक व्यक्ति है, जिसको मकान के निर्माण, मकान के प्लानिंग इसी विषय में पढ़ाया जाता है। उसने उसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रखा होता है। उसको पता है कि आपके घर के अंदर वह किस तरह आपके घर का निर्माण करे कि आपके घर में अधिक पैसा व्यर्थ खराब ना हो या मकान में ना लगे। और उसके साथ में वास्तु भी वह यूज करेगा और उसके साथ में ज्योतिष भी यूज करेगा, जहां पे उसको आपके मकान में आवश्यकता है। अगर तीनों लोगों को यदि आप अलग अलग चुनते हैं तो यह मान लीजिए कि आपका नुकसान होना ही होना है। धन के लालच में आर्किटेक्ट अपना काम अलग बताएगा, वास्तुशास्त्री अपना काम अलग बताएगा, ज्योतिषी अपना काम अलग बताएगा। तो आप इस दुविधा में ना रहें, हमेशा आर्किटेक्ट को ही माने, उसी को कवर करें और उसी के जरिए अपने घर का मानचित्र बनवाएं। साथ में सलाह के लिए आप किसी भी वास्तुशास्त्र को ले सकते हैं, किसी भी ज्योतिषी को ले सकते हैं, परंतु जो प्राथमिकता दें मकान के बनने की, वो सदैव आर्किटेक्ट को ही दें। यदि प्राथमिकता आप सबको देंगे तो मेरे ख्याल से आपका मकान उतना अच्छा बन नहीं पाएगा। सब अपना अपना करेंगे और पूरा मकान गुड़ गोबर हो जाएगा। तो मित्रों, आइए बात करते हैं कि मकान की प्लानिंग किस प्रकार होनी चाहिए वास्तु अनुसार। आज हम सार्वजनिक बात करेंगे, किसी विशेष दिशा या किसी विशेष वास्तु से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। प्लानिंग किस तरह होनी चाहिए, हमारे घर की जो प्लानिंग होनी चाहिए, जब भी हम घर के अंदर मेन गेट से एंट्री करें तो जो घर के बाहर सबसे पहले स्थान आना चाहिए वो आना चाहिए पूजा घर, ड्राइंग रूम और किचन। किचन में मित्रों हमारा बाहर की ओर होना चाहिए, क्योंकि घर के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो रोजगार की वजह से घर से बाहर चले जाते हैं। महिलाएं ज्यादातर समय घर पे बिताती हैं, तो किचन इस स्थिति में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि किचन से गेट दिखाई दे, जिससे कि महिलाएं किचन में काम करते हुए यह जान पाए कि गेट पे कौन आया है कौन नहीं आया है, घर की सुरक्षा भी रहे उससे। तो हम बात करते हैं कि ड्राइंग रूम की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं। ड्राइंग रूम में हमेशा हल्का रंग इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग रूम के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में सिटिंग की तरह, लिविंग रूम की तरह यूज करते हैं और दिन भर और शाम को गेस्ट के लिए भी उसी को यूज करते हैं। सुबह की मॉर्निंग टी भी उसी में ही पीते हैं। तो ड्राइंग रूम का लाइट कलर होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, जिससे कि आपको आलस्य और नींद का एहसास ना हो। और खिड़कियां जो हों, जितना एरिया आपके ड्राइंग रूम का आता है उसका 10% आपके यहाँ ड्राइंग रूम में ओपनिंग होनी चाहिए, और इससे ज्यादा ओपनिंग होती है तो बहुत ही अच्छा है। बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे, ये आपके घर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिससे कि नेचुरल रोशनी आपके घर के अंदर आए और आपके घर के अंदर अच्छा तापमान बना रहे।
बेडरूम की दोस्तों बात करते हैं। मैंने अक्सर बेडरूम में देखा है लोग बेड के पीछे सिरहाने के पीछे की दीवार को बहुत डार्क कर देते हैं, जबकि उस दीवार को डार्क करने से कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर तो वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको सजावट दिखानी होती है। जब रूम के अंदर व्यक्ति घुसता है तो ज्यादातर सिरहाना ही सामने आता है, तो उनको यह दिखाना रहता है कि मेरा बेड और बेड के पीछे की दीवार दोनों मैच करके बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा यह कहना है कि बेड के पीछे जो भी वॉलपेपर या जो भी कलर यूज कीजिए वो लाइट कलर यूज कीजिए, और बेड के सामने यानी बेड पर लेटे हुए जो सामने की दीवार होती है उस पर थोड़ा सा डल और डार्क कलर यूज कीजिए, जिससे कि दीवार से रिफ्लेक्शन ना हो और आपको सोने में कोई दुविधा ना उत्पन्न हो। आराम से सोएं, पूर्ण नींद लें और सुबह बढ़िया आनंद से जग जाएं आप। तो बेडरूम में सामने की दीवार जो होती है उसको थोड़ा सा डार्क और उस कलर का होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि आपके पास ज्योतिष है तो ज्योतिषी से आपको यह ज्ञान जरूर ले लेना है कि आपके लिए सुटेबल कलर्स कौन से हैं। हो सकता है कि बेडरूम में डार्क कलर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको सूट ना करें। अब यहाँ पे ज्योतिषी इस प्रकार से काम आएगी कि उसने आपको यह बताया है कि आपके ये है ग्रह बलवान है और ये कमजोर है। तो जब उपाय किए जाते हैं घरों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, तो कमजोर ग्रहों को मजबूत बनाया जाता है। और जब बेडरूम में हम उन कलर्स को यूज करेंगे तो जो हमारे मजबूत ग्रहों के कलर हैं उन कलर्स को हम बेडरूम में यूज करेंगे, पर उनका जो ब्राइटनेस होगी वो बेडरूम के हिसाब से होगी, थोड़ी सी डल, ज्यादा शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। किचन हमारा, किचन में तो बिल्कुल उचित प्रकाश आना चाहिए, और मैं यह मानता हूं किचन में 50% तक ओपनिंग होनी चाहिए। नेचुरल लाइट किचन में आनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मित्रों वहां पे तरह तरह के पकवान और खाने बनते हैं, तो उनकी खुशबू भर जाती है, मसालों की खुशबू भर जाती है। तो जल्दी से घर से बाहर निकलें और उचित प्रकाश आए, उचित क्रॉस वेंटिलेशन हो, जरूरी है। टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट भी मित्रों उसमें अच्छा हमारा क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, और टॉयलेट के वेंटिलेटर्स की जो ओपनिंग है वो ओपन टू स्काई होनी चाहिए, यानी कि किसी वरांडे, किसी ऐसी जगह पर ना खुले जहां से क्रॉस वेंटिलेशन ना हो रहा हो। क्योंकि ओपन टू स्काई यानी कि आसमान से जो खुला हुआ स्थान है वहां पे उसके विंडो खुलने चाहिए टॉयलेट के, जिससे कि सारी उसकी दुर्गंध और बदबू जो है उसी में चली जाए। टॉयलेट में एक खास चीज और बता देता हूं, यदि आप सीट और बाथ दोनों को अलग कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, इसको अलग कर लें। यदि एक में करते हैं, जगह पर्याप्त है, तो बीच में आर्टिफिशियल वॉल खड़ी कर दीजिए, और अगर पर्याप्त जगह नहीं है तो आप एक ही में बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका। मित्रों बात करते हैं क्रॉस वेंटिलेशन की। हवा का हमारे घर के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए कहा जाता है कि मकान में कम से कम 10 से 5% की ओपनिंग इस प्रकार छत से लगी हुई होनी चाहिए, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो। क्रॉस वेंटिलेशन मित्रों हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये मैं आपको बताता हूं। हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन भारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हवा होती है, इसलिए वो हल्की होती है। तो जो हम कार्बन डाई छोड़ते हैं वह फ्लोर से छत की तरफ उठी हुई ऊपर की ओर रहती है, और ऑक्सीजन जो है वो फ्लोर से सट के रहती है। नीचे की ओर ऑक्सीजन चूंकि भारी होती है और ऊपर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हल्की होती है। गर्म होने की वजह से, ठंडी होने की वजह से ऑक्सीजन नीचे रहती है। और हम 6 फीट की हाइट तक खड़े होते हैं, 7 फीट की हाइट तक खड़े हो सकते हैं। ज्यादा लंबा व्यक्ति है तो हम लोग ऑक्सीजन बड़े आराम से ग्रहण कर लेते हैं। उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेस शुरू हो जाता है। अगर हम छत से लगे हुए अच्छे वेंटिलेशन और बड़े वेंटिलेटर्स नहीं लगाएंगे तो मित्रों हमारे कमरों में, हमारे घरों में एक दुर्गंध भर जाएगी, जो दुर्गंध कभी निकल नहीं पाएगी, और नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता रहेगा हमारे घर के अंदर। तो विशेष ध्यान दें, खिड़की दरवाजे जितने बड़े आप लगा पाएं उतने बड़े लगाएं। नेचुरल लाइट जरूर आनी चाहिए घर के अंदर। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अमेरिका में एक शोध में यह पता चला है कि यदि हम अपने घर के अंदर नेचुरल लाइट की उचित व्यवस्था करते हैं तो हम 20 से 30% तक की बिजली हम बचा सकते हैं, जो हमारा खर्चा बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। और मित्रों
उस घर में मित्रों वास्तु इस प्रकार होना चाहिए कि पांचों महाभूत की जितनी ऊर्जा है वह सारी ऊर्जा आपके अंदर सकारात्मक रूप में विद्यमान हो जाए, जिससे कि जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी आपका पथ रोक ना सके और आप उन्नति करें। तो मित्रों, अपने घर को बर्बाद ना करें, अपने घर को अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे वास्तुशास्त्री, अच्छे ज्योतिष के सलाह से निर्माण करें, क्योंकि घर माँ के आंचल की तरह है, घर मंदिर की तरह है। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, घर ही आपके लिए मंदिर है। क्यों? क्योंकि वह आपके सभी ऋतुओं से आपको बचाता है, सर्दी गर्मी सबसे आपकी रक्षा करता है। माँ के आंचल की तरह है। उसी घर में आपका जन्म होता है, उसी घर में रह के आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी घर में रह के आप व्यवसाय करते हैं और उन्नति की चरम ऊंचाई को आप प्राप्त करते हैं। तो अपने घर का निर्माण अच्छा करें, बढ़िया से करें, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आपका घर का निर्माण बहुत अच्छा हो। और आइए मित्रों, अंत में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। किस प्रकार का ध्यान हमें अपने घर के निर्माण के समय रखना चाहिए कि हमारे घर में कोई व्याधि ना उत्पन्न हो। क्योंकि जब मकान हम बनाते हैं उसमें क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत नहीं आई, यह कम से कम 5 साल के बाद हमें पता चलता है। यदि कोई कॉलम टेढ़ा है जिसकी वजह से दीवार पे क्रैक आ रही है तो हमें तत्काल नहीं पता चलेगा, कम से कम 5 साल के बाद पता चलेगा और हमारी बिल्डिंग कमज़ोर होगी। तो इसलिए शुरुआत से ही ध्यान रखते हैं जिससे कि हमारी बिल्डिंग कमज़ोर ना हो। जैसे कि टॉयलेट के पाइप्स होते हैं, टॉयलेट के पाइप्स कभी भी स्लैब को काट के नहीं निकालने चाहिए। स्लैब को पार करके दीवार के सहारे उनको उतारा जाना चाहिए और उसको 3 इंची खड़ी ईंट से पैकिंग कर देना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? जब कभी आप पहली मंजिल, दूसरी मंजिल आप बनाएंगे तो बाहर की वही 3 इंच से पैकिंग की हुई ईंटों को तोड़ के उससे आप सीधे पाइप को कनेक्ट कर जाएंगे। आपको दीवार नहीं तोड़नी पड़ेगी बार बार। इससे आप कम से कम 70% टॉयलेट के आसपास सीलन से बच सकते हैं। मित्रों, किचन जो है, किचन में जो मैंने आपसे कहा है 50% नेचुरल लाइट आनी ही चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि किसी स्थिति में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वरना इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। मित्रों, सीढ़ी जो अमूमन हम घरों में लेते हैं 10 फीट 6 इंच फ्लोर टू फ्लोर हाइट पे लेते हैं, जिसमें हमारे 18 स्टेप आते हैं। उन स्टेप को सही तरीके से भाग करके और निकालने चाहिए कि 18 स्टेप निकलते हैं। 6 इंच की हमने अगर ऊंचाई यानी कि राइजर लिया है स्टेप का, तो उस हिसाब से जो दीवार के ऊपर मिस्त्री उसका एक धागे से मार्क करता है, वो मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अन्यथा सीढ़ी जरा से भी ऊपर नीचे हो गई तो यूं समझ लीजिए फ्लोरिंग टू फ्लोर, जब ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब और सीढ़ी आपस में एक बराबर नहीं होगी, जिससे कोई भी दुर्घटना घर में घटित हो सकती है। मित्रों, रेन वाटर पाइप को भी कभी भी दीवार के अंदर से नहीं निकालना चाहिए। इनको सबको दीवार से बाहर से ही निकालना चाहिए और 3 इंची ईंटों से पैक कर देना चाहिए। सबसे विशेष बात जो वास्तु के अनुसार हमें ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि मकान को कभी भी खिंचपिच नहीं बनाना चाहिए। बहुत सीधी दीवारें, सिंपल दीवारें और प्लेन स्टाइल में प्लानिंग करनी चाहिए और आज के हिसाब से, मॉडर्न समय के हिसाब से मॉडर्न एलिवेशन देना चाहिए, जिसमें हमारा मित्रों खर्चा भी बहुत कम आता है। सिर्फ उसको हम रंग और बाहर पत्थर लगा करके मकानों को सजा देते हैं। तो मित्रों, ये बहुत जरूरी बात है कि मकान को ज़्यादा घिचपिच ना करें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा मकान में आपके टर्न होंगे, अंदर मूवमेंट होगा टेढ़ा मेढ़ा, उतना ही आप भी अपने जीवन में उलझे रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जैसा आप देखेंगे वैसे आपके अंदर विचार उत्पन्न होंगे। तो जब इतने मोड़ आप देखेंगे तो उतना ही मोड़ आप किसी कार्य को करने के लिए अपने दिमाग में बनाएंगे और उस कार्य को करने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ को। अच्छा मकान बनाइए जो आपको फल दे, अच्छी उन्नति करवाइए। और यदि आपने आर्किटेक्ट, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र तीनों का ही सहारा लेकर के अपना मकान बनाया है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि आप लोगों को उस मकान के अंदर 100% सफलता और उन्नति मिलेगी। किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मित्रों, आगे की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक एक रूम के विषय में, अलग अलग बनाने के विषय में। और मैं आपसे ये भी बात करूंगा
जिनके मकान छोटे हैं या जिनके मकान बड़े हैं या जो एक कमरे में रहते हैं उनको वास्तु किस प्रकार लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।